हेलो एवरीवन, क्या हालचाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम एनिमल किंगडम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। लगभग आज हम कॉर्डेटा ही कंटिन्यू किए थे, तो आज हम कॉर्डेटा में लास्ट लेक्चर में आज इसे ओवरऑल समअप कर देंगे। ठीक है, जो भी सारे पार्ट्स पढ़े हैं। इसके पहले हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी। वर्टिब्रेटा का भी क्लासिफिकेशन देखा था। उसमें भी याद करो, जब हमने दो क्लासीफाई किया था, एगनैथा और गनैथा। ठीक है, एगनैथा में जिसमें जॉ नहीं था उसमें हमने क्या पढ़ा था, साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा था। और ग्नैथोस्टोमेटा में हमने क्या क्लासिफाई किया था, एक फिशेस मतलब जिसमें फिश आएंगी, दूसरी कैटेगरी थी टेट्रापोडा। ठीक है, तो आज हम पहली उठा रहे हैं कौन सी, फिशेस, जिसमें कौन कौन सी आएंगी, फिशेस आएंगी मोस्टली। कौन सी फिशेस, एक कार्टिलेज वाली फिश आएंगी और एक बोनी फिशेस आएंगी। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस को आप क्या बोलते हो, कॉन्ट्रिकथीस बोलते हो। ये जो कॉन्ड्रो वर्ड आया है ये कार्टिलेज से ही आया है। उसी तरह ऑस्टिकथीस है, ऑस्टियो वाला ये जो ऑसिन प्रोटीन रिलेटेड वर्ड होता था, ये हमने बोन वाले में पढ़ा था। ठीक है, तो हम जब टिश्यू पढ़ रहे थे वहाँ पर भी ये चीज़ें डिस्कस किया था मैं। ऑसिन प्रोटीन कहाँ से आया था, बोन से। तो ऑस्टिकथीस क्या है, बोनी फिशेस को कहा जाता है। तो इन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो, फिशेस में हम दो कैटेगरीज को देखेंगे। कौन कौन सी, एक को आप क्या कह रहे हो, कॉन्ट्रिकथीस, कॉन्ट्रिकथीस, जिसको आप क्या बोल रहे हो, कार्टिलेज फिश, कार्टिलेजिनस फिश। दूसरा आप कौन सी कैटेगरी कह रहे हो, ऑस्टिकथीस। ठीक है, जिसको आप बोनी फिशेस भी कह रहे हो। ठीक है, बोनी फिशेस। वैसे मेनली इनको पढ़ने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका यही होता है कि इनको प्रॉपरली क्या करके हम डिफरेंशिएट करके पढ़ लें, वो सबसे बेटर तरीका होता है। ठीक है, तो आओ इनको हम थोड़ा सा यहीं पे सेपरेट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनकी स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा इनका डायग्राम भी बना के एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कैसे दोनों का मेनली स्ट्रक्चर डिफरेंट सा होता है। जैसे जो कार्टिलेज वाली फिश होती हैं, इसमें आपको पढ़ते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखनी है। आपने शार्क देखी होगी, डिस्कवरी, ये सब जगह, तो शार्क फिश को यहाँ पर इमेजिन करते चलना है। ठीक है, बोनी फिशेस में खासकर वैसे फिशेस को इमेजिन करना है जो जैसे कुछ लोग मछली खाते होंगे तो उन्हें पता है, रोहू हो गया, कटला हो गया, ये सब क्या है जो फिशिंग करते वक्त मछलियाँ मिलती है ना, इनके ऊपर ऐसे कुछ चमकीला चमकीला स्केल्स प्रेजेंट होता है इनके स्किन के ऊपर। वो टाइप की मछलियों को आपको इमेजिन करना है। यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करना कि उनकी बात कर रहे हैं। अब देखो, ये जो शार्क होती है, याद करो शार्क का माउथ कहाँ पर होता है, ऐसे नीचे साइड पे नज़र आता है। तो अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, देखो डायग्राम बेकार बन सकता है, तो आप अपने तरफ से अच्छा से बना लेना। ठीक है, मैंने कोई ड्राइंग की अच्छी क्लासेस तो ली नहीं थी। ये थोड़ा सा और इनकी फिन में ऐसे जानबूझ के क्यों बना रहा हूँ, भी बताऊंगा कि एक छोटी बड़ी क्यों बना दिया हूँ। ठीक है, लग रही है ना शार्क एकदम, अभी नहीं लग रही। इसके दांत बनाने बहुत ज़रूरी है, और इसके दांत ऐसे लगता है बैकवर्ड डायरेक्टेड है, पीछे की तरफ ऐसे मुड़े हुए हैं ऐसा लगता है। और इनके जबड़े पता है बहुत स्ट्रॉन्ग जबड़े होते हैं इनके, शार्क्स की। ये जो कॉन्ट्रिकथीस होती है, कार्टिलेजिनस फिश, शार्क को तो खास कर क्या बोला जाता है, समुद्र का राजा कहा जाता है। तो ये सवाल आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि शार्क पाई कहाँ पर जाती है, समुद्र में ही पाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इनका ये जो जबड़ा होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसी भी एनिमल को ये जब खाती है ना, तो उसे एकदम चबा चबा के बहुत ढंग से क्या करती हैं, उसकी हड्डियों तक को पीस देती हैं। इतना स्ट्रॉन्ग इनका जबड़ा होता है, इसलिए इनसे दूर रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो शार्क्स में देखो, इनके बॉडी पर ऐसे कुछ स्केल्स भी पाई जाती हैं, ऐसे सारी फिशेस में मेनली पाई जाती हैं। अब डिपेंड ये करता है, जो फिश कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उनमें स्केल्स दूसरे तरीके की होती हैं। यहाँ पर जो स्केल्स पाई जाती हैं उनको आप क्या बोलते हो, प्लेकॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, यहाँ पर प्लेकॉइड स्केल्स पाई जाती है। उसी तरह अभी वहाँ पर भी बनाऊंगा, पहले यहाँ पर पढ़ लो। ठीक है, ये प्लेकॉइड स्केल्स जो दिख रही हैं, इनके जो टीथ होते हैं ना, ध्यान देना,
ये बोन्स के नहीं बने होते, ये इन्हीं प्लेकोइड स्केल्स का थोड़ा सा रूपांतर हो गया है, मॉडिफिकेशन हो गया है, उसी से इनके ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर बने हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हो, टीथ बोल रहे हो इनका। ये टीथ क्या है इनके, ये टीथ एक्चुअल में है क्या, ये मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स हैं। और ये कहाँ पर डायरेक्टेड है, बैकवर्डली डायरेक्टेड है, पीछे के साइड पे। और इनका माउथ कहाँ पर प्रेजेंट है, माउथ इनका वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है। क्लियर है। और इनकी अगर आप फिन देखो, ये जो पीछे की इनकी जो फिन्स है, ये फिन्स कैसी नज़र आ रही हैं, इनको ये हम टेल बोलते हैं इनकी। पीछे वाली ये जो टेल है, एक होता है होमो सर्कल टेल, एक होता है हेट्रो सर्कल टेल। होमो सर्कल टेल मतलब होता है जो इक्वल हो, ये गड़बड़ है ऐसा लगता है, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा टाइप का, तो इसको आप क्या बोलते हो, हेट्रो सर्कल टेल बोलते हो। इनमें जो टेल प्रेजेंट है इसको आप बोलते हो हेट्रो सर्कल टेल। अब देखो ऐसी ही अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो लगभग सिमिलरिटी हमें नज़र आएगी, बट हाँ ध्यान रखना ये बोनी फिशेस हैं जिनमें हड्डियाँ प्रेजेंट होंगी। इनका जब आप माउथ देखोगे इन फिशेस का, तो ऐसे फ्रंट साइड पर नज़र आता है हमें खासकर इन मछलियों का माउथ। और इनकी टेल भी जो हम देखते हैं ना, ये लगभग हमें कैसी दिखती है, इक्वल टेल नज़र आती है। ये रही इसकी आँख, ठीक है। और इनमें जो स्केल्स पाई जाती हैं, दूसरे कलर से चलो बना दो कि ये लगे कि दूसरी स्केल्स पाई जाती हैं। इनमें जो स्केल्स पाई जाती हैं, इनके स्केल्स को आप बोलते हो साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड स्केल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और इनका जो माउथ आपको दिख रहा है ये कहाँ पर है, इसको कहते हैं टर्मिनल साइड पे। टर्मिनल मतलब होता है एक कोना, ठीक है। तो ये फ्रंट वाला कोना, ये क्या है, टर्मिनल माउथ है, टर्मिनल माउथ प्रेजेंट होता है। और इनकी टेल कैसी है, इसको आप क्या बोलते हो, होमो सर्कल टेल। होमो सर्कल टेल मतलब इक्वल से दिखाई दे रही है। इन दोनों के केस में अगर आप ध्यान से देखो, ये तो काफ़ी छोटी बन गई, देखो इन दोनों के केस में अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि इनकी टेल डिफरेंट टाइप की है, इनकी इक्वल टाइप की है, ठीक है। टेल में डिफरेंस दिखा। दूसरा, इनमें स्केल्स दूसरी तरह की होती है, इनके टीथ भी काफ़ी मॉडिफाइड और अलग तरीके के होते हैं। इनमें टीथ तो मान लो बोन्स वोन्स के ही बने। तो इन दोनों में ये जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, इनका हैबिटेट भी अलग अलग है। मतलब ये रहती कहाँ पर है, हमें भी पता है पानी में ही रहती है, लेकिन पानी में भी ये मछलियाँ खासकर कहाँ पाई जाती हैं, आपके साफ़ सुथरे पानी में, मतलब नदी तालाब ये सब जगह पर, फ्रेश वाटर में। हाँ, कुछ मछलियाँ होती हैं इनमें ऐसी जो मैरीन वाटर में, समुद्री पानी में दिख जाती हैं, बट मोस्टली यहाँ पर कौन सी फिशेस होती हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। ये मछलियाँ जो होती हैं ये मैक्सिमम आपको कहाँ दिखेंगी, समुद्री पानी में पाई जाएंगी। और आप सब जानते हो समुद्र का पानी कैसा होता है, काफ़ी खारा होता है, बहुत नमकीन पानी होता है, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ नॉर्मली कोई सर्वाइव नहीं कर पाए। तो अगर कोई फ्रेश वाटर की मछली यहाँ पर आए तो वो मर जाएगी नॉर्मली। अगर आप देखो, जैसे कि अगर मैं एक बात बताऊँ, सेल्स होते हैं, ठीक है, और सेल हमें पता है कोई भी सेल हो उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक बैलेंस होता है। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी जब पेट्रोमाइजन उसमें वो बता रहा था साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक है, कि वो एग ले क्यों नहीं करती हैं मैरीन वाटर में, क्योंकि अंडे क्या होंगे, सूख जाएंगे, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यही कहानी इनमें भी होती है। ये क्या करती हैं, ये एग ले नहीं करती हैं अपने मैरीन वाटर में, तो ये करती क्या है, ये वीवी पैरस होती हैं, मतलब ये बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है। तो इनमें अंडे नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ जो फ्रेश वाटर हैं ये क्या करते हैं, ये एग लेइंग होती हैं, ये एग्स ले करती हैं और इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बट इनके केस में हम कहते हैं ये वीवी पैरस होती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, ये अंडे निकालते हैं और अंडे से फिर बच्चे बाद में बनते हैं, वो सारा प्रोसेस। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखा गया है, जैसे कि लार्वा स्टेज बन के ये प्रोसेस होना। तो इनमें क्योंकि पानी साफ़ सुथरा है तो कोई दिक्कत नहीं थी अंडों को, तो इनको ये प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन ये वीवी पैरस होते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो ये ध्यान रखते चलना। देखो अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं
तो ये कहाँ पाई जाएंगी? मैरीन वाटर में। मैरीन वाटर में। ये कहाँ पर पाई जाएंगी? ये इन्हीं के सिमिलर लिख रहा हूँ, है ना। ये कहाँ पर पाई जाएंगी? ये फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, मैरीन वाटर में पाई जाएंगी। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी पाई जाएंगी और मैरीन वाटर में दोनों में भी पाई जाएंगी। स्केल्स की और बाकी चीज़ों की हमने बात करी। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा आप में से, अब थोड़ा सा सोचना कि इनका एंडोस्केलेटन आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज होगे कभी कि इनके बॉडी के अंदर का ढांचा बना किस चीज़ का है। कॉन्ड्रिक थीस पढ़ रहे हो, मतलब किस चीज़ का बना है? कार्टिलेज का बना है, तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपसे पूछे एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन कैसा बना होगा? कार्टिलेज का, कार्टिलेज का बना होगा। और इसमें एंडोस्केलेटन कैसा होगा? बोनी एंडोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहीं पे अगर मैं एक और बात करूं, इनके गिल्स की बात करूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैरीन फिश हैं, इनमें नंबर ऑफ गिल्स वैसे पाई तो जाएंगे ज़्यादा, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा जो आपने कल पढ़ा था उनकी जो थी उनमें 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स थे, लेकिन इनमें इतना ज़्यादा नहीं होते। लेकिन हाँ, फ्रेश वाटर वाली से थोड़ा बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करना ज़रूरी रहता है। इनके केस में ध्यान अभी यही रखना है आपको कि अभी जो मैं इनमें बता रहा था, गिल्स की बात करूं तो गिल्स के ऊपर एक ऐसे कवरिंग होती है। जैसे मान लो यहाँ मैं ऐसे चाकू से 3-4 ऐसे धार बना दूं और ऊपर एक स्किन की परत चढ़ा दूं ऊपर से, तो उसको कहते हैं ओपरकुलम या गिल कवर बोलते हैं उसको। ठीक है, गिल की कवरिंग बोलते हैं उसको। अब देखो, जो फ्रेश वाटर में थी उनके लिए क्या था, नॉर्मल सी बात थी कि चलो हमें एक बार प्रॉपर ऑक्सीजन मिल गई सफिशिएंट तो हम कवर चढ़ा लेंगे, दोबारा नहीं भी लेंगे कुछ देर तक तो दिक्कत नहीं है। ये सब इनमें कुछ केसेस थे। लेकिन इनमें क्या था, इनको तो ऐसा था कि लगातार एक्सचेंज गैसेस चाहिए। आप ऐसे ही समझ लो किसी कमरे में धुआं भरा हो, ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कि थोड़ी थोड़ी देर पे शांति शांति से सांस लो, लगातार तेज़ी से सांस लोगे क्योंकि सांस फूलेगी। ऐसे ही केस समझ लो इनके साथ हो रहा होता है। लेकिन फ्रेश वाटर है, इनके पास क्या होगा, गिल कवर होगा, ऊपर से कवरिंग होगी, तो जब कभी भी इनको ज़रूरत पड़ेगी ये बंद भी कर लेंगी, ओपन भी करती रहेंगे, तो ये होता रहता है। इनके केस में गिल कवर एब्सेंट होता है, मतलब होता ही नहीं है, तो पूरा का पूरा खुला ही रहता है, लगातार इनमें इन आउट चलता रहता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, गिल कवर की अगर मैं बात करूँ, गिल कवर जिसको आप क्या कह रहे हो, ओपरकुलम, ओपरकुलम, इसी को गिल कवर बोलते हो, ये इनमें नहीं होता। और इनमें ओपरकुलम इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये नोट डाउन कर लो, आगे के पॉइंट्स थोड़ा सा शेयर करा देता हूं। हो गए होंगे, देखना यहीं पे आगे लिखते चले जाते हैं। फिश का डायग्राम अच्छा बना है तो मिटाते नहीं है ना, बाद में रफ कर लेंगे। देखो, ये आपने पॉइंट्स तो जाने, साथ ही साथ अभी अगर मैं इनकी बात करूं, गिल कवर की हमने बात करी, अब बात करते हैं ज़रा सा किसकी, एयर ब्लैडर की। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर क्या होता है, ये ऐसे समझ लो पानी से भरा हुआ गुब्बारा इनके शरीर में मैंने डाल दिया, पानी से नहीं मतलब हवा से भरा हुआ गुब्बारा, सॉरी, हवा से भरा हुआ गुब्बारा इनके शरीर में डाल दिया। तो जिसके बॉडी में प्रेजेंट होगा उसकी बॉडी क्या होगी, ऊपर के तरफ आती चली जाएगी। ऐसे ही समझ लो कि आप स्विमिंग पूल में गए और ऊपर से क्या पहन लिया आपने, वो गोल वाला रबर वाला नहीं होता जिसमें एयर भरी होती है, तो वो पहन के चले जाओ। आप कोशिश, आप फिन्स को नहीं भी हिलाओगे तो भी आप ऊपर की तरफ फ्लोट करते रहोगे जब एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। इनके केस में एयर ब्लैडर होता ही नहीं है, इसी वजह से इनको क्या करना पड़ता है, लगातार अपने फिन्स को चलाना पड़ता है ताकि ये डूबे ना। तैर तो लेती हैं दोनों ही, ये क्या करती हैं, ये नहीं भी तैरी, थोड़ी देर रुक भी जाएंगी तो भी ये फ्लोट करती रहती हैं। क्यों, इनके बॉडी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एयर ब्लैडर इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसी वजह से क्या होता है, इनको फ्लोट करना पड़ता है लगातार। हैव
टू स्विम कॉन्स्टेंटली, लगातार इनको स्विम करना पड़ता है और इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो इनको कोई ख़ास दिक्कत भी नहीं आती है, एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट सी बात, अभी हम रिप्रोडक्शन पे चलेंगे इनके कि रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, सारी चीज़ें। उससे पहले एक और चीज़ ज़रा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा था, चलो बाद में ही बता देता हूँ, कॉपुलेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है। पहले चलो रिप्रोडक्शन इनका बता देता हूँ। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, इनमें रिप्रोडक्शन दोनों के केस में ये कैसे थे, ध्यान करो, बताया था ये अंडे नहीं देंगे, ये वीवी पैरस होते हैं, वीवी पैरस। ये अंडे देते हैं, ये कैसे हैं, ओवी पैरस हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इनमें वही डायरेक्ट और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनके केस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन ये चीज़ याद रखना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लिखा है। एक्सटर्नल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पानी में अंडे देंगे तो वहाँ पर गैमीट जाके फ्यूज़ करेंगे, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ये चाहो तो नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा बता देता हूँ कि इनमें एक कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात कर लेते हैं। हो गया होगा, देखो कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो मेल फीमेल को कॉपुलेशन करने में हेल्प करे, ठीक है, सेक्स करने में मदद करे, रिप्रोडक्शन करने में मदद कर रहा हो, उसको कॉपुलेटरी ऑर्गन बोल रहे हैं। तो दोनों में अगर मैं बात करूं कॉपुलेटरी ऑर्गन की, तो इन दोनों के केस में अगर देखा जाए, ठीक है, एनसीईआरटी तो इसके बारे में लिखती है कि इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यही जाएंगे कि इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इनमें जो प्रेजेंट होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन, कहाँ प्रेजेंट होता है, इनके जो पेल्विक फिन्स होती है ना, जैसे समझ लो, जैसे हमारा पूरा स्केलेटन है, हम स्केलेटन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो बोन्स वाला चैप्टर है, वहाँ हम पढ़ते हैं ये जो गर्डल्स होते हैं, ये जो गड्ढे होते हैं जहाँ पर ये जॉइंट लगे हुए हैं, इनको हम क्या बोल रहे होते हैं, ये पेक्टोरल गर्डल्स हम इसको बोलते हैं। और ऐसे नीचे के साइड पर जो जॉइंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर लेग जॉइंट होते हैं उसको पेल्विक गर्डल बोलते हैं। उसी तरह फिशेस में भी ये जो आगे के गर्डल्स होते हैं इसको पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं, और नीचे के जो गर्डल होते हैं जिसको ये पेल्विक फिन्स बोलते हैं। तो इनमें ये जो पेल्विक फिन्स थी, नीचे वाली पेल्विक फिन्स, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, बियर क्लैस्पर्स इनमें होते हैं। यही क्लैस्पर्स क्या होते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये पकड़ बनाने में मदद करते हैं, फीमेल को होल्ड करने में ये क्लैस्पर्स मदद करते हैं, ठीक है। तो इनमें प्रेजेंट होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। और कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो खासकर कार्टिलेजिनस फिश में आती हैं, जिनमें ऐसे होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसे कि टॉर्पीडो। वो क्या करती है, जब भी जहाँ पर रहती है अपने आसपास क्या करती है, एक इलेक्ट्रिसिटी का एक दायरा मेंटेन करती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है उसे खाने के लिए या मारने के लिए तो इलेक्ट्रिक करंट से मर जाएगा। दूसरी एक फिश होती है जिनके पास ऐसे जहरीला स्टिंग होता है, डंक होता है, जैसे मधुमक्खी के पास होता है, ऐसे इनके पास पॉइजनस स्टिंग होता है जिसको हम कह रहे हैं स्टिंगरे फिशेस। तो ये दो अगर आप नाम चाहो तो यहीं पे ऐड कर लो, सम कार्टिलेजिनस, कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस ऐसी हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनमें आपके अभी मैंने बताया पॉइजनस स्टिंग है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, स्टिंगरे बोल रहे हो। और यहाँ पे कौन है, टॉर्पीडो, और इसमें स्टिंगरे, ठीक है। याद रहेंगी ये बातें,
इसी तरह स्टार्टिंग से एक और चीज़ ध्यान में रखना थोड़ा सा, कि जब हम ये क्लासेस पढ़ रहे थे, ठीक है, आप फिशेस देख लो, एम्फीबियंस देख लो, ठीक है, रेप्टाइल्स देख लो, एव्स देख लो, बर्ड्स की फैमिली, बर्ड्स की क्लासेस और मैमेलिया देख लो, इन पांचों की कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो एक बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड बात आती है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कौन होते हैं, जैसे कि हमारी बात करें, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो बाहर का वातावरण कैसा भी बदलाव होता रहे लेकिन हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हम मेंटेन करके रखते हैं, मतलब बराबर करके रखते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, जो बाहर के वातावरण के हिसाब से अपने शरीर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन ना कर पाए, फ्लक्चुएट कर जाए, मतलब बाहर अगर थोड़ा ठंडा हुआ तो इनकी बॉडी अंदर से ठंडी होने लगती है, लेकिन हमारा नहीं होता ऐसा। तो इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो फिशेस होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, ये तीन के तीनों कैटेगरी क्या होती है, आपकी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती है। और जो बर्ड्स हो गए और जो मैमेलिया हो गए, ये दो कैटेगरी ऐसी है जो क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। कहीं चाहो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। ये एक बार नोट डाउन कर लो, तब हम आते हैं टेट्रापोडा पे। डन है, चलो। टेट्रापोडा में हम 4 क्लासेस देखते हैं, कौन कौन से, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और क्या, एव्स जिसको बर्ड्स की फैमिली कह रहे हो, और मैमेलिया जिसमें हम आते हैं, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं। एक बार एनसीईआरटी आप रीड करते रहना, ये सब का है ना। देखो टेट्रापोडा हम देख रहे हैं, टेट्रापोडा मतलब जिनके पास 4 लिम्स हो, 4 लिम्स वाले। टेट्रापोडा में हम किसको किसको पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस को, एक हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स को, एक हम पढ़ेंगे एव्स को जिसको आप कह रहे हो बर्ड्स, एक को हम क्या बोलेंगे, मैमेलिया, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं इनकी, एम्फीबियंस की ही बात करूं अभी, चलो खासकर सबसे पहले अगर मैं इनको ही उठाऊं, याद है एम्फीबियंस हम फ्रॉग पढ़े थे, फ्रॉग का पूरा डिस्कशन किए थे। इनके बारे में ओवरऑल सारी बातें वहीं सब है, बट जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, क्योंकि हम एम्फीबियंस इनकी पूरी क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ फ्रॉग नहीं आते, बाकी एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है। बट दिमाग में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने के लिए सीधा सिंपल फॉर्मूला है, फ्रॉग को याद रख लो, सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। जो कहीं कहीं कुछ अलग सी थोड़ी सी बातें वो मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे देखो फ्रॉग में हमें मैक्सिमम चीज़ें याद हैं, बट अगर मैं एम्फीबियंस में खासकर, ये तो हमें पता ही है एम्फी मतलब क्या होता है, एम्फी मतलब होता है डुअल, बियंस मीन्स क्या होता है, बायो मतलब लाइफ, मतलब 2 जिंदगी जीते हैं ये, ड्यूअल लाइफ, 2 जिंदगी, हाँ, एक पानी में और एक ज़मीन पर, बातें बताया था पहले भी, पहले के लेक्चर्स में। अगर देखो मैं इनके थोड़े से हैबिटाट की तो चलो बात कर लिया, अगर मैं इनकी बात करूं कि इनके स्किन के बारे में बताओ, स्किन छोड़ो, पहले चलो बॉडी बता दो, इनकी बॉडी डिवाइडेड कैसे होती है। बॉडी डिवाइडेड होती है कैसे, हेड में एंड ट्रंक में, बताया था, हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, क्लियर है। अगर आप फ्रॉग की बात कर रहे हो, ओवरऑल एम्फीबियंस की बात करो तो मैंने बताया था कुछ अलग सी चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा। कुछ ऐसे होते हैं एम्फीबियंस जिनके पास टेल भी पाई जाती है, ठीक है, पूंछ पाई जाती है, मे हैव टेल, मे हैव टेल, कुछ एम्फीबियंस में टेल भी पाई जाएगी, ठीक है। बट मैक्सिमम आपके कैसे होंगे, हेड एंड ट्रंक वाले होंगे, ठीक है। स्किन की अगर मैं बात करूं इनके ऊपर, अगर मैं इनके स्किन की बात करूं तो आपको भी पता है मॉइस्ट स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है।
इनकी स्किन मॉइस्ट होती है अच्छी खासी, जहाँ से ये रेस्पिरेशन वगैरह भी कर पा रहे होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी। ये मॉइस्ट स्किन की वजह से याद रखो, जब ये ज़मीन के अंदर या कहीं भी रहते थे क्या करते थे, प्रॉपर रेस्पिरेशन कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी जब आप रेप्टाइल्स और बाकी एनिमल्स पढ़ोगे वहाँ पे ड्राई स्किन होती है इन सब की, ठीक है। तो इनकी मॉइस्ट स्किन, ये सब हमें याद ही है। और इनमें नई बात क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे हमने हेड, ट्रंक, मे हैव टेल, ये सारी चीज़ें हमने देखी। दूसरी एक और इसमें इंपॉर्टेंट सी बात है, कुछ ऐसे हैं, अगर मैं लिम्स की बात करूं, लिम्स मतलब इनके पैर वाले अगर मैं बात करूं, ठीक है। लिम्स जैसे हमें पता है 4 लिम्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्ब, ये 2 हाथ वाले 2 पैर वाले। कुछ इनमें ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक भी लिम्स पाए नहीं जाते, जिसको लिम्बलेस एम्फीबिया भी बोला गया है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं लिम्स की बात करूं तो हमें क्या पता है, मोस्टली 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। बट ध्यान रखना, एक्सेप्ट किनको छोड़कर, इक्थियोफिस, जिसको आप क्या बोलते हो, लिम्बलेस एम्फीबिया, जिनके पास लिम्ब ही नहीं होते, लिम्बलेस एम्फीबिया को हम कह रहे हैं। यहाँ पर नोट डाउन में रखना है हमें, ठीक है। ये हमें ध्यान रहेगा। रिप्रोडक्शन का इनका केस हमें पता ही है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। एग लेइंग होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, सारी कहानी सब कुछ हमें पता है, ठीक है। ये 1-2 बातें हैं जो इनके केस में थोड़ा ध्यान रखना। मॉइस्ट स्किन, ये सब भी हमें ऑलरेडी पहले से पता ही होता है इनके केस में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना कि लिम्बलेस एम्फीबिया किसको बोलते हैं, इनको कहते हैं किसको, इक्थियोपस को। दूसरा, हेड और ट्रंक में तो इनकी बॉडी डिवाइड होती ही होती है, लेकिन कुछ होते हैं जिनके पास क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये लिख लो। रेप्टाइल्स की चलो हम बात कर लेते हैं एक बार। हो गया, इसको हटा ही देता हूं। चलो, ध्यान रखना, हम टेट्रापोडा पढ़ रहे हैं। चलो, रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं। दूसरे क्या थे, रेप्टाइल्स। इनको हम क्या बोलते हैं पता है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स बोलते हैं। क्रीपिंग मतलब रेंगने वाले, जैसे सांप होते हैं ना, रेंगते हैं। तो क्रॉलिंग का भी मतलब तो वही होता है ना लगभग। क्रॉलिंग मतलब ये होता है कि इनके पास लिम्स होंगे, जैसे आप देख लो, मगरमच्छ को देख लो, ठीक है, या लिजर्ड को देख लो, जो छिपकली होती है। ये सब कैसे मूव करती हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके मूव करती हैं। मतलब क्या है, ये अपने लिम्स का यूज़ कर रही होती हैं। लेकिन स्नेक क्या करता है, ये ऐसे ऐसे रेंग रहा होता है। तो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप ऑफ मोशन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स। दोबारा यहाँ पे ध्यान आएगा एक चीज़ का कि सांप के पास तो पैर होते ही नहीं है, तो आपने इनको टेट्रापोडा में कैसे रख दिया। टेट्रापोडा बोलता क्या है, टेट्रापोडा यही तो कहता है कि 4 आपके लिम्स होने चाहिए, ठीक है, लिम्स होने चाहिए, वो भी 4। सांप के पास तो होता ही नहीं है, सांप के पास होता नहीं है, लेकिन जो इनके पूर्वज थे उनके हिसाब से उनके पास था, उन्हीं के हिसाब से इनको इस कैटेगरी में डाला गया था। हालांकि अब इनको ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि गड्ढे करना और छुप कर रहना और रेंग रेंग के चलना, ये इनका मेन फीचर्स था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके हाथों गायब होते चले गए। तो अब जो हम स्नेक्स देखते हैं उनके पास कोई हाथ पैर नहीं दिखते, लेकिन बाकी लिजर्ड और ये सब में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। हैबिटेट क्या हम सबको पता है इनका हैबिटेट, लिखने की तो ज़रूरत भी नहीं है। मोस्टली कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। स्किन की बात कर लें क्या, स्किन की बात कर लें ज़रा सा। इनकी स्किन कैसी होती है, इनकी स्किन ड्राई होती है, ध्यान रखना, चिपचिपी स्किन नहीं होती है, ड्राई स्किन होती है। और उस पर क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं प्रॉपर, जैसे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे आपने कुछ कंकड़ रख दिए हैं जो चमक रहे होते हैं, तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स या स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर एक बात नोट करके लिख लेना कि जो सांप होते हैं और छिपकली होती है,
ये अपनी स्किन को उतार देते हैं, जैसे सांप को हम कहते हैं ना केचुल छोड़ देता है अपनी, तो वही चीज़ है। नोट करके ये बात आप लिख लेना कि जो स्नेक्स होते हैं, सिर्फ स्नेक्स के बारे में तो हमें पता है, स्नेक्स एंड लिजर्ड भी, जो छिपकली होती है ये क्या करती है, अपनी स्किन को उतार लेते हैं ताकि नई स्किन दोबारा इनकी आती रहे लगातार। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। स्किन कास्ट छोड़ देते हैं अपनी स्किन को, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, स्केल्स का उतार देना। ये कौन करता है, खासकर रेप्टाइल्स में स्नेक्स एंड लिजर्ड खासकर ये कर रहे होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी बॉडी की बात करने के बजाय स्किन तो चलो हमने देख ली, बॉडी भी हमें पता है, टेल होगी, हेड होगा, ये सब प्रेजेंट होगा, ठीक है, स्किन हो गया। स्किन के बाद हम ले रहे हैं क्या, इनके लिम्स की बात करें, अगर लिम्स की बात इसमें लिखा है कि लिम्स अगर प्रेजेंट होगी तो 2 पेयर में प्रेजेंट होगी, ठीक है, लिखा है व्हेन प्रेजेंट तो कैसी होगी, 2 पेयर्स में प्रेजेंट होगी, अगर प्रेजेंट हुई तो, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि सांप के पास नहीं होता है, ठीक है, जितने भी सांप पाए जाएंगे किसी के पास पैर नहीं होता है, इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर आपको लिम्स दिख रहे हैं तो वो 2 पेयर्स में होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही उनके लिम्स प्रेजेंट, मतलब 2 सिर्फ प्रेजेंट हो कि सिर्फ हाथ वाले हों ना, सिर्फ हाथ और पैर 2 तरह के इनको लिम्स दिखाई देंगे। मतलब आप कह सकते हो 2 पेयर्स या फिर 4 लिम्स, एक ही बात होती है। क्लियर है ये बात। दूसरा, लिम्स की बातें हमने कर ली, इनके स्किन पर ऐसे। और अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, कुछ रिप्रोडक्शन तो सबने देखे हैं इनको, ओवीपेरस होते हैं, अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ओवीपेरस, और इनके अंडों में से लार्वा वार्वा डायरेक्ट नहीं बन रहा होता है, इनका जो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा वाली स्टेज नहीं आती है, उसमें से डायरेक्ट उनका बच्चा निकल रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये केस इनका ध्यान रखना, ये एक बार आप नोट डाउन कर लो। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, किसको देख रहे हैं अभी हम, एव्स को, बर्ड्स की फैमिली को देख रहे हैं, ये नोट डाउन कर लो। डन है, चलो। एव्स जिसको आप क्या कह रहे हो, बर्ड्स की फैमिली कह रहे हो, बर्ड्स की क्लास है, नॉट फैमिली, ठीक। एव्स, ये हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ हम देखते भी आए हैं ना कि बर्ड्स उड़ती तो हैं ही, ठीक है, फ्लाइट कर रही है, इसका मतलब इनकी बॉडी को हमें कहीं ना कहीं हल्का बनाना था, ठीक है। तो भगवान ने बहुत सारे इनको कुछ ऐसे फीचर्स दिए जिसके वजह से इनकी शरीर हल्की हो पाए, ठीक है। हमारी अगर हम बात करो तो हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी है, ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या वाटर कंटेंट कितना ज़्यादा है, 70 to 75% वाटर कंटेंट है। तो हमारी हड्डियों में ले लो, मसल्स में ले लो, हर जगह ऐसा कुछ होता है। इनको भगवान ने क्या किया, जैसे हम कैसे हैं, हम यूरिन पास ऑन करते हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं ना यूरियोटेलिक है, यूरिया हम निकालते हैं, लेकिन यूरिक एसिड कौन निकालते थे, याद करो, कॉकरोच निकालता था। क्यों, क्योंकि कम पानी की कमी के हिसाब से वो निकाल रहा था। वही चीज़ भगवान ने इनको भी दी, बट एनसीईआरटी ने डायरेक्टली नहीं लिखा है कि ये यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना कि कैसे कैसे इनको डेवलप किया भगवान ने कि ये हल्का फील करें और उड़ पाएँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इनको ये जो 4 लिम्स थे हमारे पास, इन्हीं 4 लिम्स को भगवान ने चपटा कर दिया, पतला सा, और ऐसे रुई जैसे स्ट्रक्चर दिए जिसको फेदर्स बोले इनको, जिसकी वजह से इनको और हल्का फील होने लगा। दूसरी इंपॉर्टेंट और बात कि इनकी जो हड्डियां थी, इनकी हड्डियों में ऐसे हॉलो कैविटीज़ थी, खाली जगह थी, एयर कैविटी जिसको बोल रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर हल्का हो गया, और हड्डी मजबूत तो होती ही है। दूसरी यही कि हल्की थी तो इनको उड़ने में और मदद करेगी। इनकी बॉडी का शेप भी भगवान ने ऐसा बनाया, स्ट्रीमलाइन शेप बनाया, ठीक है। स्ट्रीमलाइन जैसे मछलियों का होता है कि ये पानी को चीर के जा सकें, और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हवा में उड़ना है, उनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब आगे कोनिकल, पीछे कोनिकल, और बीच में क्या थोड़ा मोटा भी होगा, चल जाएगा, और ये मूव कर सके आसानी से।
इस तरीके की शेप्स इनको भगवान ने प्रोवाइड करा है ताकि ये क्या करें, हल्का फील करें और आसानी से उड़ सकें। इनके लंग्स की भी अगर मैं बात करूं, जैसे इनके लंग्स होते हैं, इनके लंग्स के किनारे ऐसे हवा से भरे ऐसे गुब्बारे बांध दिए भगवान ने, जिसको एयर सैक्स आप बोल रहे हो। इसकी वजह से भी इनको हल्का फील होता था और लंग्स में सपोर्ट भी करते थे कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनको मिल पाए, क्योंकि ये उड़ते थे, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती थी। ठीक है, चलो एक एक करके बात करते हैं। इनके कुछ अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है जो इनको अलग बनाता है बाकियों से? प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। ये जो पंख प्रेजेंट होते हैं इनमें, यही तो इनको उड़ने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे वापस से एक और चीज़ आई कि इन्हीं में बर्ड्स की फैमिली में कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो बर्ड्स की कैटेगरी में हम उनको बोलते हैं, वो बर्ड्स क्या करती हैं, उड़ ही नहीं पाती हैं, मतलब फ्लाई नहीं कर पाती। उन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं हम, फ्लाइटलेस बर्ड्स। एक तो फ्लाइटलेस बर्ड होती है आपकी कौन? ऑस्ट्रिच। ठीक है, सेल वाले चैप्टर में हम पढ़ते भी ऑस्ट्रिच का एग कितना बड़ा सा होता है, लार्जेस्ट एग उसको हम बोल रहे होते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रिच होती है, ये बर्ड जो होती है ये फ्लाई नहीं कर पाती। कौन? ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच को आप साइंटिफिक नेम इसका स्ट्रूथियो भी होता है, स्ट्रूथियो। दूसरा है पेंगुइन, जिसको बोल रहे हो। ओशियंस के बाहर आया, आपने टीवी पर भी देखा होगा, पेंगुइन्स ऐसे चलते चलते आते हैं, ये उड़ नहीं पाते। इनके जो नीचे पैर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लिम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं, इनको नीचे तैरने वैरने में मदद करते हैं। तो ये जो होते हैं दूसरे पेंगुइन, जिसको आप एप्टिनोडाइट्स भी बोलते हो, पेंगुइन जिसको आप एप्टिनोडाइट्स भी बोलते हो, ये क्या करती है? ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती, तो इनके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, इनकी बॉडी की हमने बात करी, ज़रा मुझे बताओगे इनके स्किन के भी बारे में? स्किन के बारे में, इनकी स्किन कैसी होगी? इनकी भी स्किन कैसी है? ड्राई होगी, ड्राई होगी, और कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाएगी, विदाउट ग्लैंड, विदाउट ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं पाई जाएगी। ठीक है, फ्रॉग रॉक के केस में अगर आप देखो तो ग्लैंड पाई जाती है, म्यूकस सिक्रीट होता है, चिपचिपी लेयर वेयर बन जाती है, तो इनमें कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, विदाउट ग्लैंड, तो ड्राई स्किन होती है। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि एक अपवाद यहाँ पर है कि इनके बॉडी में जो पीछे से पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, टेल जो होता है इनका, वहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड, जिसको प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। ये करती क्या है, जब इनको पानी का खतरा होता है कि हाँ इनकी बॉडी पानी से भीग जाएगी, तो वो ऑयल ग्लैंड क्या करती है, ऑयल सिक्रीट करती है इनके बॉडी पर। तो कहीं पर भी तेल अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर आप कितना भी पानी छिड़को, पानी वहाँ पर रुकता ही नहीं है, जैसे लगता है पानी हट जाता है। तो वो मदद करता है, इनको भीगने से बचाता है, गीला होने से इनको बचा लेता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक्सेप्शन में लिख दे रहा हूँ यहीं पर, एक्सेप्शन क्या है जिसको आप बोल रहे हो, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन टेल। ठीक है, ये ऑयल ग्लैंड होती है, यही एक एक्सेप्शन है जो उनके टेल में प्रेजेंट होता है। बाकी इनके बॉडी पर कहीं पर भी कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, ड्राई स्किन होती है इनकी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, लिम्स की बात करो अगर, लिम्स, तो आप भी ये चीज़ जान रहे हो कि इनके जो फोर लिम्स होते हैं, ये जो ऊपर वाले लिम्स हैं, ये चपटे हो गए, जो फेदर्स में बदल गए। ठीक है, ये जो फोर लिम्स थे, ये किस में बदल गए? फेदर्स में, उसमें बदल गए, जिसके वजह से ये क्या कर सकते थे, उड़ सकते थे। ठीक है, फ्लाई कर सकते थे, ये विंग्स में बदल गए हैं ना। हाइंड लिम्स की अगर मैं बात करूं, हाइंड लिम्स जो नीचे वाले पैर थे, ये किस चीज़ में मदद करते हैं? हाइंड लिम्स में पहली चीज़ तो ध्यान रखना कि स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, स्केल्स प्रेजेंट होती है।
जैसे कोई भी कबूतर या ये सब कोई भी बर्ड देखो ना, तो उसके पैर पे देखना ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा लगता है चमक रहा है उनका पैर, तो ऐसे लगता है ना नाखून जैसे कुछ स्ट्रक्चर छोटे 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 प्रेजेंट है। वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, इनके हाइंड लिम्स पर। और इनके पैर और भी किस चीज़ में मदद करते हैं, इनके पैर पहली चीज़ तो चलने में मदद करते हैं, ठीक है, वॉकिंग में, वॉकिंग कह लो, रनिंग कह लो, क्लैस्पिंग में भी मदद करते हैं। क्लैस्पिंग मतलब क्या होता है, पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ बनाना। तो अगर ट्री पे या कभी तार और पे कहीं पर भी बैठे हैं तो पकड़ बनाने के लिए उसको आप क्या बोलते हो, क्लैस्पिंग, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, यही हाइंड लिम्स स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं, तैरने में, ठीक है। सोचो बर्ड होके तैर रही है, बहुत सारे बर्ड आपने देखा होगा तैरती वैरती हैं। जैसे अभी आपने इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था, अभी एक पेंगुइन देखा था आपने, पेंगुइन क्या करता है, तैरती है ये, ठीक है, पानी में। जैसे बतख को तक देखा होगा, डक, ये भी क्या करती है, पानी के ऊपर स्विम करती है, उसके नीचे जो पैर होते हैं वो मदद करते हैं, ये हाइंड लिम्स मदद करते हैं उसको स्विम करने में, तैरने में वहाँ पर, ठीक है। तो वो भी बर्ड्स की कैटेगरी में आती है। डक वॉक तो दिया नहीं एनसीईआरटी में, पेंगुइन दिया हुआ है, तो पेंगुइन ध्यान रखना, ठीक है। ये इनके लिम्स की हमने बात करी कुछ। दूसरा, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम में खासकर माउथ की अगर मैं बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम में खासकर मैं इनके अगर माउथ की बात करूं, तो इनका जो माउथ है ये ऐसे चोंच में बदल जाता है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, बीक में बदल गया है, ठीक है। और इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब ये ईसोफेगस से लेके बाकी पूरा पार्ट, इनकी एलिमेंट्री कैनाल में क्या प्रेजेंट होता है, क्रॉप प्रेजेंट होता है। जैसे आप पढ़ते हो क्रॉप एंड गिजार्ड स्ट्रक्चर इनके एलिमेंट्री कैनाल में, और वो कॉकरोच के केस में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर आप देखते हो क्रॉप क्या करता है, फूड स्टोर करने का काम करता है, फूड स्टोर। और गिजार्ड एक होता था, इनके पास दांत तो होते नहीं थे, चोंच से तोड़ लेते थे, लेकिन उस खाने को पीसने का, ग्राइंड करने का काम कौन करता था, गिजार्ड करता था। ग्राइंड करने का काम कौन करता था, गिजार्ड करता था, ठीक है। सर्कुलेशन, इनके सर्कुलेशन की बात करें, क्लोज टाइप, ये सब हमें पता ही है। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, और इनमें भी ध्यान रखना, ये सब जितने भी एनिमल्स हैं, कहो तो यहाँ पे लिखा दूं, जैसे रेप्टाइल्स आपने देखा, रेप्टाइल्स, फिर आप देख रहे थे आगे के एप्स हो गए, फिर मैमल्स, ये सारी चीज़। तो रेप्टाइल्स के केस में ध्यान रखना 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इकलौता ऐसा होता है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ के बाद से ही शुरुआत हो गई थी किसकी, 4 चैम्बर हार्ट की। तो एव्स हो गए, मैमल्स हो गए, बाकी सब में क्या है, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं सब में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बात। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ, सांस लेने के लिए इनके पास लंग्स प्रेजेंट थे, और इनके पास ये जो लंग्स प्रेजेंट थे ना, इन लंग्स के पास एयर सैक्स थे, ठीक है। ये एयर सैक्स ही क्या मदद करते थे, हल्का फील भी कराते थे, और लंग्स में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को रखने के लिए भी मदद करते थे, ताकि क्या करें, इनका सपोर्टिंग एक काम कर सके, सप्लीमेंट्री एक काम कर सके, ठीक है। एयर सैक्स प्रेजेंट होते थे। ये एक बार नोट डाउन कर लो, स्केलेटन का बता देता हूँ, जो हॉलो बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स इसको बोल रहे हैं, ठीक है, फटाफट से कर लो, हो गया होगा। देखो यहीं पर स्केलेटन की हम बात करेंगे थोड़ी सी। ये रेप्टाइल वाला पॉइंट चाहना तो वहीं पर ही लिख लेना, ठीक है, उस केस में ही ध्यान रहेगा। स्केलेटन की अगर मैं बात करूं, तो
तो इनमें बोनी स्केलेटन होगा, और हमें भी पता है वो जो बोन्स होती है वो क्या है, न्यूमेटिक बोन्स है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, ऐसे हॉलो बोन्स होंगे, ठीक है, हॉलो बोन्स। वो भी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लंबी हड्डियां होती है, वो ऐसे खाली और खोखली टाइप की होती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन की भी अगर मैं इनकी बात करूँ, रिप्रोडक्शन में भी इनमें भी वही केस है, क्या है, ये भी ओवीपेरस होते हैं, ठीक है, अंडे देंगे। डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। मुर्गी का अंडा फूटता है तो क्या निकलते हैं, मुर्गी के ही बच्चे निकलते हैं, लार्वा वार्वा तो बनता नहीं है कि पानी में कुछ फर्टिलाइजेशन टाइप ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है, डायरेक्ट डेवलपमेंट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। बर्ड्स का हमने लगभग देख लिया, यहीं से थोड़ा सा आगे कहानी को लेकर चलते हैं, किसमें, मैमेलिया के केस में। मैमल्स हम देखेंगे, ठीक है, मैमल्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। क्लास मैमेलिया, मतलब हमारी क्लास है मैमेलिया। देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मतलब कौन से ऐसे फीचर हैं जो ऐसा दर्शाएंगे कि ये मैमल्स हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप बता सको कि हाँ ये मैमल्स की कैटेगरी है, ठीक है। उनमें से आपका सबसे मेन चीज़ तो आएगा क्या, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, स्तनधारी एनिमल्स, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड को धारण करने वाले एनिमल्स, जहां से क्या होगा, मिल्क प्रोड्यूस होता है इन ग्लैंड से, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड बोलते हैं इसको। अब ये ज़रूरी भी था, जो भी इनके बेबी इनके बच्चे होंगे उनको न्यूट्रिशन, उनको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, ये इन्हीं ग्लैंड से वो क्या करते हैं, मिल्क सक करते हैं, जो मदर की बॉडी से इनको मिल रहा होता है, और इनकी डेवलपमेंट प्रॉपर होती है, ठीक है। तभी तो हम मोस्ट एडवांस थे, बाकी के जो न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे थे, एग से ले रहे थे या कहीं से, तो उन सब के सर्वाइवल के चांस काफ़ी कम थे। यहाँ पर क्या है, बॉडी के अंदर डेवलपमेंट भी होती है, फिर बॉडी के बाहर उसको न्यूट्रिशन से प्रॉपर केयर वेयर की जाती है, तो ये काफ़ी एडवांस थे, ठीक है, मैमल्स। दूसरा, मैमल्स की बॉडी पर बाहर साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, हेयर प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होना भी क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनका एक्सटर्नल ईयर, खासकर ईयर पिन्ना प्रेजेंट होना, ये भी दर्शाता है क्या कि ये मैमल्स हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर में खासकर मैं बात कर रहा हूँ ईयर पिन्ना की, ठीक है, ये ईयर पिन्ना प्रेजेंट होना ये दर्शाता है कि इनमें क्या है, प्रॉपर, इनका मतलब ये दर्शाता है कि ये मैमल्स है। बाकी एनिमल्स में आप देखो तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट कर रहा था ईयर को, कान का पर्दा, ठीक है, बाहर की चीज़ एब्सेंट थी। लेकिन बर्ड्स में, अभी एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है ये चीज़, बर्ड्स में क्या हो रही थी, एक्सटर्नल ईयर की शुरुआत तो हो गई थी। जैसे एक्सटर्नल ईयर जब आप पढ़ते थे ना पहले, अभी तो सिलेबस से हट गया है, मान लो ये बाहर ये कान का ईयर पिन है और ऐसे एक कैनाल जाती थी, फिर यहाँ पर क्या आता था, ईयर ड्रम आता था, जिसको कान का पर्दा बोलते थे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता था, एक्सटर्नल ईयर। तो बर्ड्स में यहाँ तक बन गया था, लेकिन ये ईयर पिन्ना नहीं बना था, ठीक है। तो बर्ड्स में भी माना जाता था कि एक्सटर्नल ईयर तो था, लेकिन हमारे केस में कंप्लीट एक्सटर्नल ईयर, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर कभी पूछा जाए किन में प्रेजेंट था, मैमल्स ही बोलोगे आप, ठीक है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके हैबिटाट की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल सी बात है, हैबिटाट की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो टेरेस्ट्रियल ही तो थे, ठीक है। मैमल्स आपको ज़मीन पर ही तो दिख रहे थे ज़्यादातर, ऑब्वियस सी बात है, ज़मीन पर ही है। पहाड़ों पर भी दिख जाएंगे, ठंडे पहाड़ पर, कोल्ड माउंटेन्स पे दिख जाएंगे, रेगिस्तान में दिख जाएंगे, ना जाने कितनी जगह, मतलब वेरियस हैबिटाट्स हैं इनके, ठीक है, फाउंड इन वेरियस हैबिटाट्स। तो अलग क्या है जो इसमें हम हैबिटाट्स की बात कर रहे हैं,
फाउंड इन वेरियस हैबिटाट्स, बट कुछ ऐसे थे जो आसमान में भी उड़ सकते थे, ठीक है, फ्लाई कर सकते थे, जैसे बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं। कुछ ऐसे थे जो फ्लाई कर सकते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो पानी के अंदर रहते थे, ठीक है, लीव इन वाटर, जो पानी के अंदर भी रहते थे, ठीक है। वो मैमल्स जो पानी के अंदर रहते थे, उनके एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हैं, वही हमें याद रखना है। एक तो डॉल्फिन होती है और एक होती है वेल, जिसको आप बेलेनोप्टेरा भी बोल रहे हो। डॉल्फिन का तो नाम है डॉल्फिनस करके, ठीक है, वो इनका साइंटिफिक नेम है। दूसरा, उड़ सकने वाला कोई भी एनिमल, जो मैमल्स है, ये आपने देखा होगा चमगादड़। चमगादड़ जो होता है, इसको बर्ड मत समझना, ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, मैमल की कैटेगरी में आता है। बैट को हम क्या बोल रहे हैं, ये मैमल है, ठीक है, चमगादड़। बैट का ही दूसरा नाम भी क्या है, फ्लाइंग फॉक्स भी आप इसको कहते हो, फ्लाइंग फॉक्स कह लो, ठीक है, टेरोपस कह लो, ये सब इनके नाम है, ठीक है। ये क्या है, ये मैमेलिया कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है, जो उड़ सकते हैं और जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। बाकी हमें मैमल्स की मोस्टली सारी चीज़ें पता है। डाइजेशन से रिलेटेड बात करें तो मैक्सिमम हमें पता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेशन के लंग्स प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हैबिटाट की हम बात कर लेते हैं। स्किन की हमने अभी बात करी, स्किन में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, ठीक है। लिम्स की बात करें तो लिम्स, इनके पास क्या होता है, पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी बात कॉमन सी है, हमें ये सारी बातें पता है। मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं अगर इनकी, रिप्रोडक्शन की भी वही सेम कहानी है। कैसी कहानी है, बट यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए बता रहा हूँ। जहाँ कॉमन बातें हैं वो मैंने ज़्यादा नहीं रिलेट की है। यहाँ क्या बता रहा हूँ, रिप्रोडक्शन में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मोस्टली ये कैसे थे, ज़्यादातर ये बच्चों को जन्म देते थे। वीवीपेरस जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्टली, मोस्टली वीवीपेरस होते हैं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वा वार्वा थोड़ी बन रहा था। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, एक्सेप्ट ऑर्निथोरिंकस एक ऐसा मैमल था जो अंडे देने वाला मैमल था, जिसको आप ओवीपेरस कहते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्निथोरिंकस इकलौता ऐसा मैमल था जो कैसा था, अंडे देने वाला मैमल था, ठीक है। तो ये बातें इनके केस में ध्यान रखना, ऑर्निथोरिंकस की। ओवीपेरस होता है, बाकी मोस्टली कैसे होते हैं, वीवीपेरस एनिमल होते हैं। क्लियर। तो मैमल्स की भी यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गई है, लगभग हमने पूरा एनिमल किंगडम कवर अप कर लिया है। थोड़ा सा आप अपना टेबल भी इसका मेंटेन रखना, जो एनसीईआरटी के बैक साइड में दिया गया है, ठीक है। वो आप खुद से एक बार बना के वो टेबल रेडी करना, और सारी चीज़ें एक बार प्रॉपर तरीके से रिलेट करके तब पढ़ते जाना। और एग्जाम्पल्स का भी आप एक पेपर में बना के रखना। तो ये 2-3 आप ऐसे पेपर बाय पेपर चार्ट अपना बना के रेडी रखोगे, ये चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाएगा। याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है, ये मुझे पता है, लेकिन हाँ, इसके यही 1-2 तरीके हैं जिसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। मोस्टली जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें थी वो मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर से। यहाँ तक आप रिवाइज कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना, और कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।